नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज जिस त्रासदी को हम 5 महीने से भुगत रहे हैं या कहें 5 महीने से कुछ अधिक हो गए हैं कोरोना की, तो उसमें हमें ये लगता है कि हम जितने भी या तो भारतीय हैं या विदेशी हैं, मतलब पूरे विश्व में बच्चे हो या बूढ़े या जवान या औरतें या जो भी हैं, हम जितने भी लोग हैं, इवन मैं कह सकती हूँ कि पशु पक्षी भी इससे आक्रांत हो रहे हैं। तो इतनी सारी समस्याओं का जो हम सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं का आखिर निदान क्या है? आखिर हमारा जो मस्तिष्क है वो जब समस्याएं पैदा होती है तो उसके समाधान की ओर बढ़ता है। और आज ऐसे ही कुछ समस्याओं को लेकर उनके कुछ समाधान की ओर अग्रसर होने की कोशिश में हम आज इकट्ठे हुए हैं। और आज जो हमारे बीच खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, जो हमारी उन समस्याओं के बारे में हमें बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेम तन्मय जी। और आपका परिचय, वी आर ग्लैड टू हैव मिस्टर शर्मा as our chief consultant as well as mentor. He is extremely passionate and committed to the health and wellness of the community. He has dedicated more than 25 years in alternative medicines and naturopathy, with an expertise in acupressure therapy also. He has authored various articles in leading journals and penned 3 books on naturopathy. He is also a renowned poet and writer who has to his credit 3 novels and a book with a collection of his selected poetry. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत कुछ किया है एक्यूप्रेशर के लिए, पोइट्री लिखी है बहुत सारी, और इस तरह से आप समाज में अलग अलग तरह से योगदान देते रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और धन्यवाद जी। और आज की जो हमारी खास मेहमान, दूसरी मेहमान है, वो है स्वाति शर्मा। स्वाति शर्मा जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीसीटी लॉ कॉलेज मुंबई में, इंग्लिश अनाउंसर हैं ऑल इंडिया रेडियो में, और एक 8 साल के बच्चे की माँ है, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो स्वाति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस प्रोग्राम में। और हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे कि आप किन समस्याओं का सामना कर रही हैं। और आज हमारी जो तीसरी मेहमान है, बहुत ही खास मेहमान, वो है जम्मू के पास से, जिस गांव का नाम भी मुझे ठीक से समझ में नहीं आता है। और चूंकि इनके जो हस्बैंड हैं अभिषेक शर्मा जी, वो यहाँ पोस्टेड हैं और वो आर्मी में हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, तो आप खुशबू राय शर्मा डाइटिशियन हैं, क्लिनिकल नेचुरिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन, और स्पेशलाइज्ड इन सीवीडी। अब ये सारे इंग्लिश वाले नाम है ना डॉक्टर साहब, आपको तो समझ में आएंगे, मेरे तो ऊपर से चले जाते। तो सीवीडी एंड किडनी डिजीज डाइट्स। और आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप वर्क करती रही हैं कंसल्टेंट के हिसाब से और डाइटिशियन के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी एक छोटी सी 3 साल की बेटी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खुशबू राय शर्मा जी आज के इस प्रोग्राम में। आप तीनों का एक बार मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और जिस कारण से हम आज इकट्ठा हुए हैं, अब उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो स्वाति जी मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि आपकी बेटा आपका 8 साल का है, मतलब आप छोटे से बच्चे की एक माँ हैं, और इस कोरोना काल में बच्चों को घर में बंद रखना और उनको संतुष्ट करना और साथ में उन सारी स्थितियों को झेलना, तो आप क्या समस्या इसके लिए आपको लगती है कि बहुत सारी कौन सी समस्याएं जिससे आप परेशान होती हैं, या आप जैसी और जो महिलाएं हैं वो परेशान होती होंगी? मेरा बेटा 5.5 साल का है, और ये एक ऐसी एज होती है जिसमें कि बच्चे को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है
जी। लेकिन फिर भी ऐसे फेज में होते हैं जहाँ पे उन्हें गुस्सा जल्दी आता है या फिर जिद ज्यादा करते हैं। हम्म। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसका एक टाइम टेबल है अपना कि वो नीचे साइकिलिंग करता है, अपने दोस्तों से मिलता है और स्कूल जाना उसको बहुत पसंद है। हम्म। तो अचानक से जब सब कुछ बंद हो गया तो उसको पहले तो समझ नहीं आता था, फिर बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है, किसी से बात नहीं करनी है। तो हम उसे समझाते थे लेकिन उसके मन में एक चिड़चिड़ापन सा रहता था। और मैं भी कभी मुझे भी इतना समय नहीं मिला कि मैं उसके साथ बैठ कर के उसको अच्छे से समझा सकूं या बता सकूं, क्योंकि मेरे पास भी घर के काम, अचानक से घर के इतने सारे काम, ऑफिस बिल्कुल का काम, और उसके बाद मुझे भी झुंझलाहट सी होती थी कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। समझ ही नहीं आता था कि इसको हम डील कैसे करें इन चीजों से। तो ये परेशानियां मुझे लगता है हर एक औरत ने झेली होगी। अंशु जी, आप भी कुछ इसी तरह की परेशानी झेल रही हैं? जी जी, मैं स्वाति की बातों से बिल्कुल अग्री करती हूँ। जी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमारे साथ ज्यादा है जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि उनकी जो मतलब हमारी जो मेंटल स्टेटस है और उनकी जो मेंटल स्टेटस है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाती है, थोड़ा सा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जी तो जी। इस वजह से क्या होता है, वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और उसका जो रिएक्शन हम देते हैं, कई बार हम हाइपर वो हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि झुंझलाहट होती है, कई बार टेंशन होती है, इरिटेशन होती है। तो ये अभी इसलिए ये ऐसा माहौल हो गया है क्योंकि बच्चे कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, सारी तरीके की आउटडोर एक्टिविटी बंद हो गई है। तो ये तो सोच आप सकता लोगों है। के कहने का अर्थ ये है कि आपको झुंझलाहट होती है और साथ में कभी-कभी बच्चा भी इरिटेट हो जाता होगा, है ना? बिल्कुल। तो दोनों तरफ से समस्या है। एक बच्चे की भी समस्या है कि वो भी झुंझला रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि कोरोना क्या होती है या बीमारी क्या होती है या क्या समस्या है। बिल्कुल और आप जी। लोग इसलिए झुंझलाते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि इस स्थिति से हम कैसे छुटकारा पाएं, कि इस समस्या से कैसे निपटें। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फिर इसका क्या समाधान है, किस तरह से ये उन चीजों को लेकर के चलें और जिससे कि इस समस्या से वो छुटकारा पा सकें या इस समस्या को सॉल्व कर सकें। धन्यवाद इंदु जी। जी। स्वाति जी और आपने जो दोनों समस्याएं जो जोड़ करके देखें तो एक समस्या निकलती है बिल्कुल। कि बच्चे और माएँ दोनों परेशान हैं जी कुल मिला करके। जी और जब बच्चे और माँ परेशान है तो घर परेशान है, जी और घर परेशान है तो घर परेशान है तो सब परेशान है। जी। इसका अर्थ ही हुआ कि ये परेशानी का ग्लोबलाइजेशन हो गया है। बिल्कुल। और अगर मैं ये कहूँ कि बच्चा परेशान है, ये चीज समझ में आती है, क्योंकि बच्चा हमेशा ये चाहता है कि वो बाहर निकले, वो अपने दोस्तों से मिले, वो स्कूल जाए, जी उसका अपना एक समय है। और वो इतने लंबे समय से, पिछले अगर लंबे सालों से उसकी ये आदत रही है, और अचानक से उसको कमरे में बंद कर दिया जाए। आप सोचिए, सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है कि अगर आपको किसी को क्या कहते हैं उसको, हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। बिल्कुल ये बिल्कुल। एक हाउस अरेस्ट की त्रासदी है जो बच्चा झेल रहा है। और बच्चे के साथ में मुझे ये पता है कि माएँ उस समय बहुत खुश होती हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद में उनको अपना वक्त मिलता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये अपना वक्त नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दोनों की तरफ की झुंझलाहट है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें बच्चों के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। एक साइकोलॉजी हमें ये जाननी पड़ेगी कि बच्चा आपसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि आपके साथ में एक उम्र की समझदारी है, एक अनुभव है, आप परेशानी को समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि दुनिया में क्या घट रहा है और आप उसकी परेशानियों से भी वाकिफ हैं। लेकिन बच्चा इन परेशानियों से लापरवाह है, उसको तो ये लगता है कि मुझे अचानक क्यों रोक दिया गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक 8 साल के और 3 साल के बच्चे को ये समझाना कितना मुश्किल होता है कि तुम्हें हमने 5 क्यों साल रोक का रखा। है ना? 5 यस। साल का। जी, बस। तो उसे ये समझाना कितना मुश्किल होता है किसी बच्चे को। तो पहली बात तो ये है कि हमें उस बच्चे की व्यस्तताओं के लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि बच्चे को व्यस्त कैसे रखा जाए। जी तो आजकल तो बच्चे को व्यस्त रखने के लिए भी आपके पास में सिवाय इंटरनेट और इसके बहुत सारे, आजकल तो मैंने ये देखा है कि जस्ट पैदा होते ही बच्चे को लोग मोबाइल से गीत सुनाते हैं, उसको जो है कुछ राइम सुनवाते हैं, कुछ खेल कूद, जो तो बच्चे के इंटरेस्ट के काम को उसको करना पड़ेगा।
दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे के इंटरेस्ट के काम के साथ साथ में उसकी एजुकेशन या उसके वातावरण या उसके मस्तिष्क की जो उसका ब्रेन कैपेसिटी है उस पर भी असर ना पड़े। तो हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि उस बच्चे के लिए प्लान करना पड़ेगा हमें डे पूरा, कि आप बच्चे को किस वक्त किस काम के लिए बिठाएंगे, कितनी देर वो आपके गैजेट्स पर रहेगा, कितनी देर वो इंडोर गेम्स पे रहेगा और कितनी देर आप उनसे बातें करेंगे। इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा बच्चे के लिए। और दूसरी बात के बच्चे के सोने के वक्त को, बच्चे के जैसे आपने बताया कि हमारे बीच में डाइटिशियन भी हैं, तो नेचुरली वो उनकी डाइट भी बनाएंगे कि उसको अच्छी सी नींद आए, उसको ज्यादा बल्की न बनने दे, क्योंकि वो उसकी डाइट अगर वही रहेगी तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाएगी। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। रही बात बच्चों की, तो बच्चों के लिए तो हमने ये इस तरीके से प्लान किया, लेकिन जो बड़े हैं उनके साथ में बहुत सारी समस्याएं हैं कि वो इन समस्याओं को नहीं झेल रही कि बच्चा उसके घर में है, वो ये भी समस्या झेल रही है कि अगर वो घर से काम कर रही हैं तो नेचुरली उनको काम के लिए भी बैठना है, उनको घर का खाना भी मैनेज करना है, क्योंकि आजकल जो मेड हैं वो आ नहीं रही हैं या आप उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से बुलाना नहीं चाहते, तो आपको सारे काम भी मैनेज करने हैं। दूसरे, जिन व्यक्तियों को आपने घर से बाहर जाने की देखने की आदत रही है वो सब घर के अंदर ही बैठे हैं। अगर आपके हस्बैंड देखे जाए तो वो भी घर में है, वो भी बाहर नहीं निकलते, तो नेचुरली उनकी डिमांड्स भी बढ़ती है, वो कई काम आपको अननेसेसरी देते रहते हैं और आपको वो सब परफॉर्म करना पड़ता है। दूसरी बात कि एक लॉकडाउन का हमारे सर के ऊपर एक तलवार लटकती रहती है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी, वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है और घर की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। इन सब बातों पर भी हम लोगों को करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका इफेक्ट जो आता है, हमारे मेंटल स्टेट दो तरह के हैं, एक डिप्रेसिव और एक एग्रेसिव। तो दो बिहेवियर आपके सामने आएंगे, या तो आप गुस्से में आएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, और या फिर डिप्रेसिव हो जाएंगे, या तो आप बिल्कुल चुप हो जाएंगे या आप बहुत गुस्सा करने लगेंगे। ये दोनों ही मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी डिप्रेशन में जाएगा तो चुपचाप कॉर्नर हो जाएगा, और अगर एग्रेशन में जाएगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करना और बोलने लगेगा। ऐसी स्थितियों को आप लोग भांप लें कि ये पोजीशन अगर घर में आ गई है तो आपको वो मेंटल स्टेट की एक पोजीशन आ गई है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो रहा है, वो मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है। तो मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए क्या है, हमारे अल्टरनेटिव ऑफ थेरेपीज के अंदर मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए हमारे पास 3 क्रिएटिव हेड हैं। क्रिएटिव हेड को जिसको हम त्रिनेत्र कहते हैं। ये 3 नेत्र कौन सा है, हमारा तीसरा नेत्र यहाँ पर है, इसको हम लोग तीसरा नेत्र कहते हैं। इस तीसरे नेत्र को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। और ये तीसरा नेत्र हमारे नियंत्रण में कैसे रखेगा, इन 3 नेत्र के अंदर जो क्रिएटिव हेड्स हैं उसमें ब्रेन, पिट्यूटरी और पीनियन, हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं। इसका मतलब अगर अल्टरनेटिव थेरेपीज की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपके पास में 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको रेगुलर प्रेस करना चाहिए उस व्यक्ति को जो या तो डिप्रेशन में है या एग्रेशन में है। तो ये 3 पॉइंट आपके यहाँ पर है, 1, 2 और 3। इसी को हमने तीसरा नेत्र का है, मतलब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है देखने का, तो आपका विजन वापस लाइनअप होगा। तो इसलिए आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे उस व्यक्ति के। और अगर इन 3 पॉइंट को रिफ्लेक्स पे देखेंगे तो ब्रेन, पिट्यूटरी और पीनियल, इन 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर लोकेट करते हैं अंगूठे पर। अगर आप नियमित रूप से इन पॉइंट्स को करते रहें तो आपका एग्रेशन और डिप्रेशन दोनों बैलेंस रह करके आप एक संतुलित मेंटेलिटी के व्यक्ति हो जाएंगे। तो किस तरह से मैंने सोचता हूँ दबाना तो इन पॉइंट्स को प्रेस करने के लिए आपके पास में एक पॉइंट यहाँ है अंगूठे पर, तो आप पेन की नोक से भी दबा सकती हैं, पेंसिल से कर सकती हैं, और हमारे पास में एक जिम्मी एक एपरेटस होता है, उससे हम लोग इन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं। तो इन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं। और इसके अलावा इस जगह पर आपको पता है कि हम लोग जो बिंदी का उपयोग करते हैं, तो बिंदी जो है इस पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए है। ये आपके इमोशनल अटैक को रोकती है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी, आपके बॉडी में तन और मन 2 चीजें हैं। तन आपका फिजिकल बॉडी है जिसको ब्रेन कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी आपकी मन है, तो आपके इमोशंस को कंट्रोल पिट्यूटरी करती है। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप यहाँ और यहाँ इनको अगर रेगुलर प्रेस करते हैं, केवल
आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम, और इन पॉइंट्स को 3 से 6 सेकंड तक प्रेस करके रखना है और 3 बार करना है। मतलब एक बार प्रेस करें हटाएं, दूसरी बार प्रेस करें हटाएं, तीसरी बार प्रेस करें हटाएं। इस तरीके से आपको अगर आप करते हैं नियमित रूप से, तो निश्चित रूप से आपका एग्रेशन और आपका डिप्रेशन दोनों पर इसका इफेक्ट पॉजिटिव होगा। तो मैं सोचता हूँ बहुत सुंदर बात आपने बता दी। मतलब डॉक्टर साहब ने हमें एक साथ ना 3-4 बातें बता दी कि बच्चों की हम कैसे उनकी एक रूटीन बना दें और उस रूटीन से उनको फॉलो करने दें। और दूसरी बात कि अगर हम बहुत व्यस्त हैं और अगर कहीं हमें घर में लगता है कि हमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, हमें एग्रेसिवनेस आ रहा है, तो उस एग्रेसिवनेस को हम प्रेशर के कौन से पॉइंट से किस तरह से कम कर सकते हैं, वो भी उन्होंने हमें बता दिया। तो मुझे लगता है कि आप दोनों की कुछ थोड़ी सी समस्या जो है, थोड़ा सा आप लोगों को हल्का समाधान जरूर इसका मिला होगा। और स्वाति, मैं चाहूंगी कि आप और क्या जानना चाहती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सामने जो खुशबू जी है वो डाइटिशियन है, तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप डाइटिशियन है, तो खाने पीने का ध्यान रखना है कि बल्कि नहीं हो। तो स्वाति, आप क्या जानना चाहेंगी? अगर हम चाहें कि खुशबू जी हमें इस बारे में कुछ बताएं, तो आपका कोई सवाल है इस बारे में? जी बिल्कुल है मैम। मैं जो अभी 5 महीनों से जो देख रही हूँ वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत लगता है, मुझे भी क्लास लेनी है, उसके बाद मेरे बच्चे की क्लास है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ वर्किंग वुमन की परेशानी नहीं है, ये हर उस औरत की परेशानी है जो कि एक हाउसवाइफ है या जिसके साथ इन लॉज रहते हैं, बड़ी फैमिली है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है जो बहुत इजीली बन जाए और जो पौष्टिक भी हो और जिसे हम सबको खिला सके, चाहे वो मैं खुद हूँ या मेरा बच्चा है या मेरे अगर इन लॉज है। तो ऐसी क्या चीज है जो मैं सबको खिला सकूं और खुद भी खाऊं, जो जल्दी भी बन जाए। प्लस एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि आजकल कोविड से बचने का सब लोग कह रहे हैं एकमात्र इलाज है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग कर लेनी चाहिए। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के क्या क्या तरीके हैं? जी, तो पहला सवाल जो स्वाति का है खुशबू जी, वो सवाल ये है कि क्या आप डाइटिशियन, एज अ डाइटिशियन आप क्या रेफर करेंगी? जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा खाना हो जो बल्कि भी ना हो और बच्चा संतुष्ट भी रहे, जल्दी वो इरिटेट भी ना हो और सो भी जाए समय से, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? स्वाति, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इनफैक्ट ये 4-5 महीनों में ये काफी प्रॉब्लम देखी जा रही है कि अचानक से जो वर्कलोड हमारे ऊपर हो गया है, तो ब्रेकफास्ट हम अपनी जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब सी तो हो ही गई है और मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकफास्ट हम क्या करते हैं कि स्किप करते हैं। जी। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइटरी पैटर्न है, उसमें 3 मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके साथ 2-3 माइनर मील, बीच बीच में मिड स्नैक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रेकफास्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही अगर हम बात करें एक और समस्या जो कि मोटापा, वेट गेन, तो अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं, जो मोस्टली लेडीज करती हैं, तो आप आज से ये बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट लेंगी तो आपका वेट मैनेज रहेगा, मेंटेन रहेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लें जो कि इजीली भी हो, इजीली अवेलेबल भी हो और क्विकली भी बन जाए, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास भी कोई नहीं आ रहा है और बच्चा भी घर पे है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं चिला प्रेफर करती हूँ। चिला आई थिंक सब जानते हो कि चिला क्या होता है। बेसन का चिला या ओट्स का चिला या सूजी का चिला, उसको मैं कर्ड के साथ 15 या 20 मिनट्स के लिए सोक करके रख देती हूँ। अगर मैं बहुत नाइट में अगर मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं ओवरनाइट भी कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ये हेल्दी तो होता है, ये साथ में प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स, और ये ऐसा होता है कि ये सभी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, आप भी खा सकते हैं, और घर में जो अदर एल्डरली मेंबर्स हैं वो भी इजीली इसे खा लेते हैं, और साथ ही बहुत ही हल्का होता है, तो इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स तो हमेशा से एक रेसिपी का काम किया है, तो अंडे आप किसी भी फॉर्म में ले सकती हैं, ऑमलेट ले लो, आप बॉइल्ड एग ले लो,
वो भी आपके वेट को मेंटेन करने के लिए और साथ ही बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा कई बार होता है कि हम बहुत बिजी हो गए, सबको खिला दिया, होता होगा, मोस्टली लेडीज इन जनरल मुझे कनेक्ट कर पा रही होंगी, और हम खुद को अवॉइड कर देते हैं। तो उस केस में मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं स्मूदी प्रेफर करती हूँ। आप कोई भी स्मूदी या तो कर्ड के साथ या मिल्क के साथ, जो भी आपका टेस्ट है, आप उसमें ओट्स या फिर मूसली, तो साथ में कोई भी फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है वो डाल के थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग करके आप ले सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आपको मतलब क्विक भी लग रहा होगा, इजी भी लग रहा होगा। और इसके अलावा आपकी जो दिन भर की डाइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि आज से एक डेली आपके खाने में, लंच में और डिनर में कोई भी दाल आप जरूर रखिए, चाहे वो बिना छिलके की हो जैसे अरहर दाल, या फिर छिलके वाली हो जैसे आप बोल दो छोले राजमा, क्योंकि दाल प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और इसके अलावा ये आपका जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, और ये चूंकि इजीली अवेलेबल होने के साथ साथ चीपेस्ट सोर्स भी है। तो आप ये करिए, साथ में आप दूध ऐड करिए, मिल्क ऐड करिए, कर्ड ऐड करिए। इसके अलावा पानी पीते रहना है आपको, अपने आप को हाइड्रेट करना है। अच्छा, अगर आप बात करें इम्यूनिटी की, तो ये याद रखिए कि जितना आप खाने को नेचुरल फॉर्म में लेंगी आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी। अब नेचुरल फॉर्म जैसे कि अगर मैं बात करूं गेहूं की, तो आप दलिया या आटा जैसे रोटी, वो आपके लिए अच्छा होगा। मैदा या जितनी चीजें रिफाइंड होती हैं, प्रोसेस्ड होती हैं, ये मानिए कि उसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो खत्म हो जाता है। तो वैसे भी आप लेके उसको अपनी बॉडी में वेस्टेज ही कलेक्ट कर रही हैं, तो आप वो सब छोड़ दीजिए। प्रोसेस्ड जितनी भी चीजें हैं, पास्ता या फिर आपका हो गया मैदा, कॉर्नफ्लोर, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स आपने नाम सुना होगा, टीवी में ऐड भी देता है याकूब का। तो आपको प्रोबायोटिक्स में कुछ भी नहीं करना है, डेली 1 कटोरी दही खाना स्टार्ट कर दो लंच में। या फिर इसके अलावा फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट जैसे इडली डोसा भी आप खा सकते हैं, 1 या 2 आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो टमी होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, वो एक तरह से सिग्नल देता है कि आप फिट हो या अनफिट हो। अगर आपका स्टमक अपसेट जैसे कोई आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, तो इट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये आपको करना है कि जितना आपका इंटेस्टाइन, जितना आपका गट हेल्थ है वो हेल्दी रहेगा, इट मीन्स आप उतने हेल्दी हो। तो आपको अपने खाने पे इस तरीके से, जैसे प्रोबायोटिक्स हो गया, इसके अलावा दालें हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, ये ऐड करके आपको अपने आप को हेल्दी करना है। इसके अलावा विटामिन सी और जिंक का भी थोड़ा सा यहाँ पे रोल है, क्योंकि कोरोना में एक जो 2-3 सिम्टम्स में देखा गया था कि आपको लूज मोशन हो रहा है या कोल्ड एंड कॉफ हो रहा है, तो उसके लिए आप विटामिन सी के लिए आप लेमन ऐड कर सकती हैं, या कोई भी ऑरेंज या लाइम, जो भी विटामिन सी रिलेटेड सोर्सेज होते हैं फ्रूट्स के। अगर ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आंवला पाउडर जो है वो आप मंगवा लो, डेली बेसिस में आप कंज्यूम कर लो। और इसके अलावा जिंक के लिए आप या फिर आपने अगर सीड्स का मिक्सचर सुना होगा जैसे फ्लैक्स सीड्स, अलसी या फिर तिल का, वो आप कंज्यूम करो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। बहुत बहुत। और एक खुशबू जी कुछ और बताना चाह रही थी आप? मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई भी एक वर्कआउट अगर हम जिसमें भी कंफर्टेबल हो, या तो डांस हो गया या योगा हो गया या फिर मेडिटेशन, वो करें तो भी हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छा, आपने इम्यून सिस्टम के लिए भी और डाइट के लिए बहुत अच्छा बताया कि हम स्मूदी ले सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं, और उसके अलावा हम एक दाल जरूर ले लें, दही जरूर ले लें, इडली डोसा ले लें। और सबसे जरूरी बात जो आपने बताई ना, वो बहुत बड़े ध्यान देने की है कि हम प्रोसेस फूड ना लें। हम नेचुरल फॉर्म में जब चीजों को लेते हैं तो वो अपने आप हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो वो बहुत अच्छा बताया, और स्पेशली खासकर अगर वेजिटेरियन है तो क्या क्या ले सकते हैं, बहुत अच्छी बातें आपने बता दी, और आपका अपना एक्सपीरियंस भी आपने इस बारे में शेयर किया। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जैसा उन्होंने खाने पीने का और सारी चीजों का बताया, आप इसमें क्या बता सकते हैं कि और हम किस तरह से, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा जो हमारा ध्यान है ना वो इम्यून सिस्टम पर है। कोरोना से लड़ना है तो सब ये कहते हैं इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए,
तो आप बताइए कि कैसे रख सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को? देखिए इंदु जी, आपने बहुत अच्छा जो है प्रश्न किया है, और मैं ये जानता हूं कि इम्यूनिटी, जी जिसको हम लोग अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जीवंतता कहते हैं, जी, लाइवनेस। लाइवनेस। इम्यून होना मतलब लाइवनेस। हम लोग बहुत अच्छा खा करके भी अगर मृत की तरह हैं, हम्म अगर हम लगते हैं कि एक आदमी जो है बिल्कुल नॉन एक्टिव है, हम्म लेथार्जिक है, तो उसका इम्यून अच्छा नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। और इम्यूनिटी का अर्थ ये भी है कि बीमारी से लड़ने की ताकत कितनी है। जी। आप बीमार न हो उसके लिए क्या करें। तो देखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास में, मैंने आपसे कहा से आपके पास में किसी भी चीज को जानने के लिए 3 चीजों की जरूरत रहती है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है फिजिकल हेल्थ, जी और उसके बाद में आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, जी। जिसको हम मन कहते हैं, मूड। आपको पता है लोगों का मूड ठीक नहीं होता, और मूड ठीक नहीं होने का कोई कारण भी नहीं होता कई बार। तो हाँ, कई बार आप ऐसा बस कहते हैं मेरा मन नहीं है खाने का, मेरा मन नहीं है, मन नहीं लग रहा है। ये जो मन नहीं लगने वाली बात है, ये इमोशन को कंट्रोल करती है, और इसके लिए आपकी एक हार्मोनिक ग्लैंड जो है इसके लिए जिम्मेदार है, जी जिसको हमने पिट्यूटरी का। पिट्यूटरी आपकी मास्टर ग्लैंड है, और वो अगर आपकी एक्टिव रहती है, जी पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपकी एक्टिव रहती है तो आपको इम्यून रखती है। जी। इम्यून का अर्थ है कि आपका मन ठीक है और आप लड़ने की ताकत रखते हैं। ताकत का मतलब जिसको हम कहते हैं आत्मबल, जिसको आप कहते हैं कि आपके अंदर एक, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। जैसे एक बीमार आदमी भी, या एक बहुत घुटनों के दर्द वाला भी वैष्णो देवी का मंदिर चढ़ जाता है, पूरी बिल्कुल। पहाड़ी चढ़ लेता है। आप पूछिए जी, वो पहाड़ी कैसे चढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके तो घुटनों में इतना दर्द था कि वो घर से सब्जी लेने तक नहीं जाता था। वो आदमी वैष्णो देवी चढ़ जाता है, और जो भूख के लिए 1 घंटे में एक बार झगड़ा कर लेता था, वो आदमी नवरात्रि के 9 दिन भूखा रह लेता है। बिल्कुल। ये ताकत उसको किसने दी? ये ताकत उसको दी है पिट्यूटरी ग्लैंड ने, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष का अर्थ होता है अमृत ग्रंथि। अगर आपकी बॉडी की पीयूष ग्रंथि एक्टिव है, पीयूष ग्रंथि का अर्थ अगर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एक्टिव रहती है, तो आप हर हाल में खुश हैं, आप हर हाल में अपने को इम्यून कर सकते हैं। तो आपके पास में, मैंने बताया कि एक दूसरी जो पॉइंट है, जो मैंने कहा आपके क्रिएटिव हेड है बॉडी के, ये आपके 3 हैं। और इन 3 पॉइंट्स को नियमित रूप से, आपको पता है अगर हम कुछ सालों पीछे जाएं तो हमारे यहाँ तो हर आदमी की एवरेज एज 100 हुआ करती थी। आपको पता है हमने तो व्यवस्था बांट रखी थी, 25-25-25 के 4 भाग बांट रखे थे जीवन के। बिल्कुल बिल्कुल। आप 75 साल के बाद में, आज जो है 65 साल से 75 साल के बाद में, तो आदमी ये सोचता है कि बस हो गया अपना तो काम। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए 25 साल का बायोलॉजिकल लॉस, ये केवल इम्यूनिटी नहीं होने की वजह से हुआ है। और ये बायोलॉजिकल लॉस बढ़ाया जाए, मैं यही कह रहा हूँ कि इसको बढ़ाया जाए पिट्यूटरी के पॉइंट को करने से। अच्छा, तो और ये पिट्यूटरी का पॉइंट हमारे पास में इस तरीके का एक एपरेटस होता है, जिसको हम लोग जिम्मी कहते हैं। जी इस जिम्मी से आपके इस पॉइंट को प्रेस होना है, ये जो सेंटर पॉइंट है, जी जी ये सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट प्रेस होना चाहिए। ये आपके इमोशनल हेल्थ के लिए है, जी जी। और ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए है। जो ऊपर वाला पॉइंट है ये मेंटल हेल्थ के लिए है। और एक तीसरा है आपकी हैबिचुएशन। जी। आपके पास में 3 चीजें हैं, आपकी बैड हैबिट्स भी आपको बीमार करती है। तो ये तीसरा पॉइंट आपके पास में जो है, ये हैबिचुएशन के लिए है, जो पीनियल द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो आपके पास में 3 पॉइंट हुए हैं, 1, 2 और 3। अगर इन पॉइंट्स को आप पेन से, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके की नुकीली जो है कोई भी चीज हो, आप जो अपना बॉल पेन होता है उसके पिछले का हिस्सा आप यहाँ पर दबाने के काम में ले सकते हैं। और ट्रेडिशनली अगर हम लोगों को इन तीनों चीजों को इम्यूनिटी कंट्रोल करनी होती थी, तो आप ये तीनों पॉइंट प्रेस करते थे, किसके द्वारा? माला फेर करके। माला का रिंकल्ड दाना आपके इन 3 पॉइंट्स को प्रेस करता था,
वाह, और इन्हीं 3 पॉइंट्स की वजह से आप 100 ईयर्स जीते थे। क्या बात, आपकी इम्यूनिटी इन पता ही 3 नहीं पॉइंट्स था ने मुझे। रखी है। ओके। और आज भी हम्म, अगर आप मेंटली स्ट्रेस में हैं, जी। आप डिप्रेशन में हैं, एग्रेशन में हैं, हम्म, आप इमोशनली अटैक्ड हैं, तो हम्म, आपको इन 3 पॉइंट्स को ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको पता है योग में आप ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठते हैं, हम्म, ध्यान में कहाँ आपका दबाव कहाँ होता है, देखिए क्या करें, ब्रेन पर। बिल्कुल। तो ये ब्रेन पर हुआ। हम्म, आपको अगर कॉन्सेंट्रेट होना है तो इस तरीके से बैठना पड़ेगा। तो इसमें आपको अगर अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है और विदाउट मेडिसिनल, एक बात मैंने और इनकी नोट की, इन्होंने कहा कि चीला सबसे अच्छा जो है नाश्ता है। ब्रेकफास्ट। अगर मैं कलर थेरेपी की ओर से, मेरी एक बुक है कलर थेरेपी, ओके। कलर थेरेपी में मैंने जिक्र किया है कि डायबिटिक के पेशेंट को, अगर मेरे पास कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है तो मैं उसे क्या कहता हूँ कि आपको व्हाइट कलर की चीजें बंद कर देनी चाहिए ओके। और आपको येलो कलर की चीजें शुरू कर देनी चाहिए खानी। अच्छा, अब आप देखिए चीला जो है वो बेसन से बनता है, येलो होता है। और बेसन सबसे अच्छे डायबिटीज के अगेंस्ट में काम करने वाली चीज है। जी। आपको पता है डायबिटिक पेशेंट को चना खाने के लिए कहते हैं, और हम्म, उसको कहते हैं पीली चीज हमेशा आपके बॉडी के फायर एलिमेंट को बढ़ाएगी। फायर एलिमेंट का मतलब अग्नि तत्व, अग्नि तत्व। और फायर एलिमेंट की कमी से डायबिटीज होता है। ओके। आपको पता है अग्नाशय नाम है पेनक्रियास का। जी जी जी। अगर पेनक्रियास अपना काम बंद करता है तो अग्नि तत्व की कमी होगी, और अग्नि तत्व कैसे आएगा? फायर कलर से। जी। अगर आपने पीले रंग की चीज को डाइट में शामिल किया है तो आपकी ओबेसिटी नहीं बढ़ सकती, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, और आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी। जी। तो तो अब जो है बहुत सारी बातें, मुझे ऐसे लगता है कि आपके साथ तो हमें अलग से एक सेशन लेना पड़ेगा जिसमें कि हम जान पाए कि एक्यूप्रेशर के क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमारी अलग अलग बीमारियों में भी बड़ा काम है। और अब मैं चाहूंगी कि चूंकि हमारे पास अब समय हो चला है, कुछ हमारे पास 6 मिनट का समय बचा है, तो अंशु जी, आपने कहा था कि आप शायद कुछ स्वाति जी से पूछना चाहती हैं बच्चों के जी जी फंड के संबंध में, कुछ ऐसा था। जी जी जी। हाय स्वाति, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी बच्चों के स्कूल्स बंद हो गए हैं और स्पेशली छोटे बच्चों को पढ़ाना काफी मोनोटोनस हो जाता है, तो उन्हें किस तरीके से हम पढ़ाएं कि उनके लिए जो का मतलब पढ़ाई है फन लर्निंग एक्टिविटीज की तरह हो जाए और वो जल्दी ग्रैब करें। ये टर्म खुशबू आपने बहुत अच्छा यूज किया है कि फन लर्निंग, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें इस टर्म पे ज्यादा एम्फोसिस देना चाहिए या ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चे छोटी एज में बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको मन करता है हमें ये पता चले कि तारे ऐसे क्यों शाइन करते हैं, या फिर बारिश कहाँ से होती है, या बटरफ्लाई का कलर ऐसा क्यों है, या प्लांट्स ऐसे क्यों है। ऐसा ही सवाल एक दिन मेरे बच्चे ने मेरे से पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों होता है कि बारिश होती है और ये आती कहाँ से। तो सोचा कि मैं इसको क्यों नहीं वाटर साइकिल के बारे में बताऊं, और मैंने उसको वाटर साइकिल के बारे में बताया। एक डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें उसने खूब सारे कलर्स यूज किए, उसने सी बनाया, फिर उसने क्लाउड्स बनाए, और मैंने उसको पूरा बताया कि कैसे, और उसने सूरज बनाया। तो उसको पता चला कि जब गर्मी सी वाटर पे पड़ती है, प्रेशर आता है तो वो इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो फिर वो वापस नीचे पानी के रूप में आता है। तो उसको इतना ये प्रोसेस अच्छा लगा कि उसने इसको ध्यान से देखा, उसने ड्रॉ किया। फिर यूट्यूब, क्योंकि आजकल हमारे पास एक मात्र सहारा रह गया, वो है हमारा इंटरनेट। तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे राइम्स हैं जिसके थ्रू मैंने उसको वो वाटर साइकिल बताया, दिखाया, और उसको बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से बच्चा फिर क्या है ना कि एक बार अगर उसको पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज होती है तो उसको इंटरेस्ट आता है और वो फिर आपसे कुछ और नया पूछता है, और ये उनके बेसिक जो नॉर्मल पढ़ाई का जो रूटीन है उससे अलग भी है। नॉर्मल उन्हें ABCD, ये वो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इनसे वो अलग कुछ हमें उन्हें बताने का भी मौका मिल जाए तो उन्हें जानने में भी अच्छा लगता है। ऐसे उसने मुझे एक दिन पूछा कि मम्मी बटरफ्लाई ऐसी क्यों है, अलग क्यों दिखती है, क्या है। तो मैंने उसको बटरफ्लाई लाइफ साइकिल के बारे में बताया। तो बच्चे धीरे, और अब क्या है कि उसको अच्छा लगता है, और वो जब बटरफ्लाई को देखता है तो उसे पता चलता है कि कैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो
ये सबसे अच्छा है। और इस स्पेशली इस एज के बच्चे, जो मैं कहूंगी कि 3 से 10 साल के बच्चे, उन्हें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। और बेड टाइम स्टोरी मेरे ख्याल से उसका एक बहुत अच्छा रोल है एक्चुअली लाइफ में। उसके थ्रू हम उन्हें क्या है कि उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, प्लस उन्हें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी जब हम बताते हैं तो उन्हें कुछ एक अच्छा ज्ञान भी मिलता है, जिससे वो समझते हैं कि हाँ, हमें लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे तो अच्छा हमारे साथ ऐसा होगा। हमें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि मम्मी ने मुझे ऐसी एक स्टोरी सुनाई थी। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, और ये उनके कोर्स से अलग है, तो मुझे लगता है कि उन्हें इंटरेस्ट भी आता है सुन। वो इनडायरेक्ट एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। जी, आप इनडायरेक्ट बताएं। आप सब्जियां बाजार से लेकर के आए और फिर किताब खोल करके सब्जियां पढ़ाएं, इससे अच्छा है कि उसमें से सेग्रीगेट कराएं कि बिल्कुल बेटे इसमें से जो है, जैसे आप फ्रूट्स लेकर के आए हैं, अब आप बताइए कि बेटे इसमें से एप्पल निकाल के अलग रख दो, अब बिल्कुल। इसमें से ये निकाल के अलग रख दो, तो ये उसका फन भी है। इनफैक्ट हम आप करते किताब भी से हैं। पढ़ाएंगे बैठ करके, क्या आप हम ये उन्हें चीज। अगर जबरदस्ती बैठ के पढ़ाएंगे ना, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आता, और फिर हमें भी गुस्सा आता है कि इसे याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इनडायरेक्टली पढ़ाएंगे तो उन्हें पक्का वो चीज याद हो जाएगी। ये दैट्स बहुत राइट। अच्छी सुंदर आपने कहा। इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि प्रकृति के साथ उनको नेचुरली, जो नेचर जो है ना हमारा, उस नेचर से, जैसे पहले जो गुरुकुल में होता था कि भाई सब हाँ नेचुरली बच्चों को, जो उसमें इंटरेस्ट भी बच्चों को बड़ा आता है। जब आप जैसे जी, कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अलग अलग फल ला के रखें, बेटा इसमें बनाना कौन सा और टमाटो कौन सा है, तो उसे बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो हाँ, उसको ला करके एक थैला दे दें, उसको कहते हैं बेटे इसमें से बनाना निकाल के अलग रख दो, इसमें से ये तो पढ़ाई हो गई ना अपने आप ही। अपने आप अब पढ़ाई आप हो जाती है। किताब से खोल के बताएं तो वो लगेगा मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। बहुत सुंदर। तो आज ये की फन। हमारी जो ये जितनी भी बातचीत रही, और मुझे लगता है कि जो हमने टॉपिक ले लिया था और जितने सारे अनछुए पहलुओं को छूने का हमने प्रयास किया, कि एक बच्चे की झुंझलाहट, एक माँ की झुंझलाहट, और उसके साथ बच्चे की पढ़ाई, फन लर्निंग कैसे हो, और उसके साथ डॉक्टर साहब का होना, और उनका ये डाइटिशियन के साथ साथ वो भोजन बता दी कि हमें कैसे बनाना है, क्या बनाना है। लेकिन डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं कि हम कौन से पॉइंट्स दबा लें, मतलब बिना किसी मेडिसिन के हम खुद को और बच्चों को कैसे एक सही राह पे ला सकते हैं, कैसे उनका स्वास्थ्य सही रख सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए ये एक सिटिंग काफी नहीं है, डॉक्टर साहब से भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा, और एज अ डाइटिशियन खुशबू जी से भी बात करनी पड़ेगी, और स्वाति से भी। तो आप लोगों की जो ये चर्चा थी ना, बड़ी ही हेल्दी थी और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एक बार फिर से, कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़े और हमने इस पर चर्चा की। हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी और स्वाति जी, धन्यवाद। थैंक यू।